अब आप खुद कॉन्फ्लिक्ट देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश का सर्वोच्च पद है एक तरह संवैधानिक रूप से, वो आकर कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो उनको खुद को नहीं पता होता। वो बोल देते हैं कि ना तो हमारी देश की सीमाओं को घुसा है, ना कोई घुसपैठ हुई है। तो इस तरह से बोल करके हमारे उस सैनिकों को गलत ठहराते हैं। गलत कैसे ठहराते हैं कि अगर कोई घुसपैठ नहीं हुई थी तो हमारे 20 जाबाज सैनिकों की शहादत किस तरह से हुई है? क्या वो चाइना के अंदर गए थे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना ने, हमारे देश की सरकारों ने हमेशा अपनी संप्रभुता और दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखा है। उनको बॉर्डर्स को कभी क्रॉस, लेकिन एक एक जवान की शहादत हमारे लिए बेशकीमती है। इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हमारे देश के लोगों की शहादत हो गई कि कोई बात नहीं, डिप्लोमेसी है। ऐसा संभव किस तरह से है? आप 20 लोगों की शहादत कर देते हैं, आप 59 ऐपों को आप बैन कर देते हैं। और एक और बात तेजस्वी जी मैं आपको बताऊं, ये बैन नहीं हुई है, जिसको मीडिया बहुत ज़्यादा तरीके से, गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है, ये स्थगित हुई है। कोई भी बैन ऐप का किसी भी तरह से परमानेंट नहीं हुआ है। अभी उस बैन के खिलाफ या बैन के लिए जो ऐप कंपनीज हैं वो अपनी सफाइयां देंगी, और सफाई देने के बाद वो डिस्कशन होगा, वो जब डिसीजन लिया जाएगा। और आप पूरे देश में माहौल करते थे कि हमने 59 ऐप कैंसिल कर दिया। अभी आप मेरा मोबाइल देख लीजिए, इसमें मैंने चाइनीज़ ऐप को मैंने जिस दिन बैन होने से एक दिन पहले डाला था जानबूझ के देखने के लिए, आज भी वो ऐप चल रही है, आज भी वो ऐप चल रही है। आप इसका मतलब क्या बोलते हैं? तो लोगों को आप बरगला रहे हैं। देश से शासन सत्ता जो होती है वो देश को, लोगों को, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो चल रहा है वो मीडिया का मैनेजमेंट, प्रोपेगेंडा। आप एक बात बताइए, आप सैनिकों से मिलने जा रहे हैं, 4 घंटे की यात्रा है, आप 3 ड्रेस चेंज करते हैं। आपका लोगों से मिलना, सेना से मिलने का इतना ध्यान नहीं है जितना आपको अपनी ड्रेसेस का ध्यान है। और हम अगर ये सोचें कि हम चाइना को बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये संभव नहीं है। मैं खुद इस बात को बोलता हूँ। लेकिन आप लोगों को साथ लेकर के क्यों नहीं चलते हैं देश के? आप राष्ट्रवाद की अफीम लोगों को पिला करके, क्या देश के लोग ये नहीं जानते कि मैं आज मोबाइल तोड़ दूंगा? क्या मुझे बताइए, मेरे घर में झालरों से लेके इलेक्ट्रिकल आइटम तक सारे चाइनीज़ हैं, फर्नीचर तक आजकल चाइनीज़ आ रहा है, मंदिर में भगवान जी जो रखे हैं वो तक चाइनीज़ हैं। क्या हम सब चीज़ फेंक देंगे? नहीं संभव हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आज बैन की बात करते हैं। अरे भैया, चाइनीज़ कंपनियों तो यहाँ इंडियन बिजनेसमैन को पैसा लेके माल दे दिया, वो क्या उसको फेंकोगे आप? जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो तो हमारे भारतीय व्यवसायी भाई जो, उनका पैसा बर्बाद होगा। तीसरी बात, आप 6 वर्ष से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर जोर दे रहे थे। आप FDI 100% ले आते हैं, तो आपका मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कहाँ गया? आप मुझे खुद बताइए, किसी भी क्षेत्र की मुझे 2 कंपनियाँ बता दीजिए जो देसी कंपनियाँ हैं और वो बहुत ऊँचा उन्होंने राइज किया है। सारी विदेशी कंपनियाँ आ गई। पवन जी बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी लद्दाख पहुँचते हैं, वहाँ जाकर जो सेना के जवान थे जो घायल थे उनसे मिलते हैं। पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? और जो जिस तरह का मामला अभी चल रहा है चीन को लेकर, आपका नजरिया क्या है उसको लेकर? देखिए तेजन जी, देश के अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री जी को हर वक्त, हर पल देश के हर किसी व्यक्ति के साथ होना चाहिए। नैतिक रूप से हर तरह से हर समर्थन सेना को, देश के लोगों को, सबको देना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी भी है। लद्दाख मोदी जी गए, और ये कोई पहली बार नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर और नरेंद्र मोदी जी तक लगभग सभी प्रधानमंत्री ने सेना के जो स्थल हैं वहाँ का दौरा किया था। और लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर तक गए थे। इंदिरा जी गई थी, मनमोहन सिंह जी गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, मोदी जी गए थे। देखिए, बहुत ज़रूरी बात और अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लद्दाखिया सिचुएशन है, जिसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताने के लिए हम ये समझें कि ये सिचुएशन क्यों आई। देखिए, लगातार हमारी IB और रॉ काम करती है। देश की सुरक्षा खुफिया एजेंसियां जो हैं वो हमारी देश की सारी चीज़ों को मालूम रखने के लिए हर वक्त प्रयास में रहती हैं। तो ये जो समस्या है ये कोई आज की समस्या नहीं है। अब पिछले साल भी हुआ था डोकलाम वाला केस, जब भी ये सब चीज़ चल रही थी। आज ये सब हो रहा है तो क्या मोदी जी को या हमारी केंद्र सरकार को नहीं पता था ये सब चीज़ें? दूसरी बात, अब आप खुद कॉन्फ्लिक्ट देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश का सर्वोच्च पद है एक तरह संवैधानिक रूप से, वो आकर कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो उनको खुद को नहीं पता होता। वो बोल देते हैं कि ना तो हमारी देश की सीमाओं को घुसा है, ना कोई घुसपैठ हुई है। तो इस तरह से बोल करके हमारे उस सैनिकों को गलत ठहराते हैं। गलत कैसे ठहराते हैं कि अगर कोई घुसपैठ नहीं हुई थी तो हमारे 20 जाबाज सैनिकों की शहादत किस तरह से हुई है? क्या वो चाइना के अंदर गए थे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की सेना ने, हमारे देश की सरकारों ने हमेशा अपनी संप्रभुता और दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखा है। उनको बॉर्डर्स को कभी क्रॉस नहीं किया है। इस तरह की हरकतें करने का मतलब ये हो जाता है कि चाइना के लोग हमारे यहाँ आए।
इवन आज का अखबार तक आप उठा लीजिए, डेली वार्ता चल रही है, डेली लोग मेजर जनरल स्तर पे चाइना और इंडिया से सारी चीज़ें चल रही हैं। सिर्फ एक पॉइंट आता है कि चाइना से ये बोला जा रहा है कि वो अपनी स्थिति को क्लियर करके जो वो पिछली स्थिति में था वो जाए। पिछली स्थिति का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि जो उस स्थिति में था वो आज उस स्थिति में नहीं है। मेजर जनरल पनाग, रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल पनाग ने सीधा बोला कि अप्रैल 2020 में जो भारत की और चीन के बीच की सीमा की स्थिति थी वो आज नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो हमारे अंदर आते हैं जब तो स्थिति चेंज हुई है, अगर वो हमारे अंदर आ गए हैं तो ये किसका फेल्योर है? आप दूसरी बात एक बात हो, 96 में जो पैक्ट हुआ था, जो 2005 में रिन्यू हुआ, देवेगौड़ा जी की गवर्नमेंट से वो स्टार्ट हुआ था, वो पैक्ट ये था कि दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी, टैंक वगैरह नहीं होंगे, SLRs नहीं होंगी, रॉकेट्स नहीं होंगे, मिसाइल्स नहीं होंगी। लेकिन ये देश के संविधान में, देश के कानून में है कि हमारे सेना जहाँ भी गश्त पर रहेगी और अगर वहाँ गोली चलाने का अधिकार भी नहीं है तब भी वो अपने हथियार को कंधे पर रख करके नली उसकी नीचे करके वो ज़रूर रहेगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि आप जब वहाँ पर किसी भी गश्त में होते हैं तो आपके पास लाइट वेपन ज़रूर होते हैं। वो कहाँ थे? अगर वो लोग वहाँ किसी तादाद में आए और हमारे सैनिकों को घेरा और हमारे कमांडिंग ऑफिसर तक, कर्नल तक उसमें शहीद हो गए, तो पिछली बटालियन, जो ये कहा जा रहा है, जो रिटायर्ड लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बैकअप फोर्स होती है, बैकअप फोर्स दिल्ली से ऑर्डर लेती है और वो फिर अटैक करती है, अटैक कह लें या अपने आप को बचाव में लाती है, वो सब टाइम क्यों लगा? दिल्ली के लोगों ने उसको ऑर्डर क्यों नहीं दिया? हमारे जो कर्नल और वो लोग थे उन्होंने देश की रक्षा की, कानून की रक्षा की और अपनी शहादत दे दी। लेकिन एक एक जवान की शहादत हमारे लिए बेशकीमती है। इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हमारे देश के लोगों की शहादत हो गई कि कोई बात नहीं, डिप्लोमेसी है। ऐसा संभव किस तरह से है? आप 20 लोगों की शहादत कर देते हैं, आप 59 ऐपों को आप बैन कर देते हैं। और एक और बात मैं तेजस्वी जी मैं आपको बताऊं, ये बैन नहीं हुई है, जिसको मीडिया बहुत ज़्यादा तरीके से, गलत तरीके से प्रचारित कर रहा है, ये स्थगित हुई है। कोई भी बैन ऐप का किसी भी तरह से परमानेंट नहीं हुआ है। अभी उस बैन के खिलाफ या बैन के लिए जो ऐप कंपनीज हैं वो अपनी सफाइयां देंगी और सफाई देने के बाद वो डिस्कशन होगा, वो जब डिसीजन लिया जाएगा। और आप पूरे देश में माहौल करते थे कि हमने 59 ऐप कैंसिल कर दिया। अभी आप मेरा मोबाइल देख लीजिए, इसमें मैंने चाइनीज़ ऐप को मैंने जिस दिन बैन होने से एक दिन पहले डाला था जानबूझ के देखने के लिए, आज भी वो ऐप चल रही है, आज भी वो ऐप चल रही है। आप इसका मतलब क्या बोलते हैं? तो लोगों को आप बरगला रहे हैं। देश से शासन सत्ता जो होती है वो देश को, लोगों को, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो चल रहा है वो मीडिया का मैनेजमेंट, प्रोपेगेंडा। आप एक बात बताइए, आप सैनिकों से मिलने जा रहे हैं, 4 घंटे की यात्रा है, आप 3 ड्रेस चेंज करते हैं। आपका लोगों से मिलना, सेना से मिलने का इतना ध्यान नहीं है जितना आपको अपनी ड्रेसेस का ध्यान है। उसके बाद आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली आके फिर 3 ड्रेस चेंज करते हैं आप अलग अलग मीटिंग्स में। मतलब आप प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, परिधान मंत्री हैं, आप क्या हैं? आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। देखिए, घर का जो बुजुर्ग होता है, अभिभावक होता है, वो अपना ख्याल नहीं रखता है। मैं अगर अपने घर का अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं सबसे पहले अपने कपड़े नहीं देखूंगा कि मेरे कपड़े ठीक है, मेरे बच्चे सही रहने चाहिए। बच्चे हम हैं, वो देश के अभिभावक हैं, ध्यान उनको देना है हमारा। कपड़े हमारे अच्छे होने चाहिए, खाना हमारे पेट में होना चाहिए, वो सबसे आखिरी व्यक्ति होने चाहिए, सारी सुविधा का फ़ायदा उठाएं। लेकिन उनके लिए तो आप खुद देखते हैं कितने सारे फोटोज आते हैं, उनके तो मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके पास में। मतलब ये अलग तरह के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनको बुराई नहीं कर रहा, अच्छा रहना चाहिए, हमें फ़ख्र फील होता है कि हमारा प्रधानमंत्री अगर अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इससे अलग जो देश की व्यवस्था में चीज़ें चलनी चाहिए, आज देश का नागरिक जिन हालतों में गुजर रहा है, आप मुझसे भली बाती और ज़्यादा परिचित है इस चीज़ से। आप ग्राउंड पे रिपोर्ट करते हैं कि देश में आज जॉब से लेकर व्यापार तक की क्या हालत है। और अगर यही हालत रही तो हमारे प्रधानमंत्री नीरो वाली सिचुएशन में आ जाएंगे कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये 135 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है इस देश की। यहाँ कम से कम 20 देशों के बराबर पॉपुलेशन अलग अलग राज्यों की है। आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। चाइना के मसले पर जो लोगों को आप बरगलाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, आप GST ले आते हैं तब लोगों को बहकाने लगते हैं, आप नोटबंदी ले आते हैं तब लोगों को बहकाने लगते हैं, आप पुलवामा, पठानकोट, सबका आप राष्ट्रवाद का एक इस तरह से एक बनाते हैं सिस्टम कि आपको चुनाव जीतना होता है। आप बिहार रेजिमेंट का वहाँ पर शहादत हुई, आप सीधे बिहार की तरफ कुछ सारी चीज़ों को लेकर के चल दिए, कारण नवंबर तक मैं गेहूँ दूंगा, अनाज दूंगा। ये सब झूठी बातें हैं। एक बात बताइए तेजेंद्र जी, 130 करोड़ की पॉपुलेशन, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या
क्या ये संभव है कि 80 करोड़ लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए? 40 करोड़ लोग थे 2014 से पहले। तो मैं इस बात को, चलो मोदी जी को मान लेता हूँ 80 करोड़ लोग हो गए, तो इसका मतलब देश में 40 करोड़ की जगह 80 करोड़ लोग हो गए जिनको आज खाने के भी बांधे हो गए हैं। ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। और नवंबर तक ये गेहूं का सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि बिहार में गरीबी काफ़ी है और बिहार में सितंबर अक्टूबर के आसपास चुनाव है। चुनाव होते ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उनकी हर चीज़ का वजह प्रॉब्लम ये है, ये लोग जो विपक्ष उनकी आवाज़ उठाता है कि ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ चुनाव को देख करके करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आज वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने के ऊपर चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं। हमारी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बहुत उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। प्रदेश में आप हालत देख ही रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया जाता है, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्या हम कोई गैरकानूनी कार्रवाई कर रहे थे? क्या जनता की आवाज़ उठाना लोकतंत्र में गलत बात है? मीडिया के लोग आज की डेट में दब जाते हैं, उनकी वजह हो जाती है क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जाता। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता का मेरा सोचना है कि चौथा स्तंभ है ये लोकतंत्र का, और पत्रकारिता हमेशा विपक्ष की अहम भूमिका में होती है। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि पत्रकारिता का भी गला घोटा जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है। एक किसी उद्योगपति के आज 40 चैनल चल रहे हैं देश में। तो मुझे बताइए कि किस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर जगह तानाशाही की बात करते हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली से लेकर के राजनाथ सिंह से लेकर के नितिन गडकरी से लेकर के अमित शाह जी तक सारे लोगों ने मीडिया के लोगों पर उंगली उठाई है। देखिए तेजेंद्र जी, मैं मीडिया को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया हमारे देश की रीढ़ है। आज मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे अगर आप चाइना के बारे में आपके द्वारा पता लगता है, मैं चाइना नहीं जा रहा। 130 करोड़ लोगों को मोदी जी क्या करते हैं, देश में क्या चल रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, वो मीडिया के द्वारा पता लगता है। मीडिया हमारी सांस है इस देश के लोकतंत्र की। अगर आप उसको ही गला दबाएंगे तो वो सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं लेगा उसका दम घुट जाएगा। इस देश में बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। चाइना से लेकर कोई भी चीज़ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सीधे बोला है कि आप कोई चीज़ को छुपाइए मत, आप बताइए। पूरा देश का एक एक शख्स अपने खून को दे देगा इस देश के लिए। हम सब खड़े हैं उनके साथ में। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप 18 बार चीन गए, मनमोहन सिंह चीन नहीं गए। आप पाकिस्तान चले गए, मनमोहन सिंह की जन्मस्थली होकर पाकिस्तान नहीं गए वो बेचारे। और वो आके आप उनको चाइना से इंडिया बुलाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को। आप चाइना जाते हैं, आपके बीजेपी का डेलीगेशन जाता है, आपके आरएसएस के लोग जाते हैं। आप कर क्या रहे थे? और एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैं खुद भी एक व्यवसायी हूँ, पार्टी से अलग मेरा खुद का रोजी रोटी कमाने के लिए कार्य करना पड़ता है। आप ये देख लीजिए, आईटी की, इलेक्ट्रिकल की कितनी कंपनियां जो आज ख़त्म हो गई, जो भारतीय कंपनियां हैं। देसी मोबाइल आज एक भी नहीं है, आज टीवी एक भी नहीं मिलता देसी। सारी 200 से ज़्यादा कंपनियां अकेले नोएडा में चाइनीज़ आ गई। तो आपने क्या पॉलिसी को नहीं देखा था? आप सिर्फ आप उस वक्त में मेक इन इंडिया की बात करते थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूँगा कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में क्या फ़र्क है? मेक इन इंडिया क्या है और मेड इन इंडिया क्या है? पवन जी, जिस तरह से चीनी निवेश था यहाँ पर भारत में, आपने कई चीनी कंपनियों की बात की, लेकिन जो पूरा स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट जो खेला गया है मोदी जी के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं केवल ऐप तक वो सीमित कर दिया गया है। ऐप को बैन कर और वो भी पूरी तरह, जैसे आप बता रहे हैं, वो पूरी तरह से भी अभी लागू नहीं है। केवल ये मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अभी ऐसा इतना बड़ा निवेश है जो भारत में अभी भी चीनी कंपनियों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था है। देखिए, हर समझदार व्यक्ति ये बात जानता है और इस बात को हमें डिनाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को कि आज हमारे देश की 60% से ज़्यादा हमारे देश की ज़रूरत है वो चाइना से होती है। और हम अगर ये सोचें कि हम चाइना को बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये संभव नहीं है। मैं खुद इस बात को बोलता हूँ। लेकिन आप लोगों को साथ लेकर के क्यों नहीं चलते हैं देश के? आप राष्ट्रवाद की अफीम लोगों को पिला करके, क्या देश के लोग ये नहीं जानते कि मैं आज मोबाइल तोड़ दूंगा क्या? मुझे बताइए। मेरे घर में झालरों से लेकर इलेक्ट्रिकल आइटम तक सारे चाइनीज़ हैं, फर्नीचर तक आजकल चाइनीज़ आ रहा है, मंदिर में भगवान जी जो रखे हैं वो तक चाइनीज़ हैं। क्या हम सब चीज़ फेंक देंगे? नहीं संभव हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, आज बैन की बात करते हैं। अरे भैया, चाइनीज़ कंपनियों तो यहाँ इंडियन बिजनेसमैन को पैसा लेके माल दे दिया, वो क्या उसको फेंकोगे आप? जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो तो हमारे भारतीय व्यवसायी भाई जो, उनका पैसा बर्बाद होगा। तीसरी बात, आप 6 वर्ष से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर जोर दे रहे थे। आप FDI 100% ले आते हैं, तो आपका मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया कहाँ गया? आप मुझे खुद बताइए, किसी भी क्षेत्र की मुझे 2 कंपनियाँ बता दीजिए जो देसी कंपनियाँ हैं और वो बहुत ऊँचा उन्होंने राइज़ किया है। सारी विदेशी कंपनियाँ आ गई। आपने खुद एक पॉलिसी, एक्चुअली देखिए मैं आपको बताऊँ,
आज भी मेरी कहीं बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मित्र हैं, व्यवसायी हैं, उन्होंने खुद बोला कि मोदी जी का प्रचार अच्छा है, लेकिन मोदी जी का जो कार्यशैली है वो हर जगह पे अपनी चीज़ें फेल कर जाते हैं। वो जोश में एक स्ट्रोक मारते हैं और बीच में ही वो उसको बैक कर जाते हैं। उनको नहीं देखिए, देश चलाना, और मैं थोड़ा शब्द कठिन बोल रहा हूँ, जुबान चलाना अलग अलग दो बातें हैं। परिवार चलाना और जुबान चलाना अलग अलग बातें हैं। ये देश एक परिवार है उनके लिए। जिस तरह से पॉलिसीज़ को आप चाइना के लिए लेकर के आए या विदेश उस पर लेकर के आए, ये दोनों बहुत ज़्यादा संभल के चलने वाली चीज़ें हैं। देखिए, निवेश कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था, जो देसी अर्थव्यवस्था है, उसको भी तो मजबूत बना के रखना पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए, सराउंडिंग में ही एक हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है, साइकिल कंपनी है, वो तक बंद हो गया उसका प्लांट यहाँ पर। तो आप किस तरह से लेकर के आएंगे चीज़ों को? पवन जी, मोदी जी ने अभी एक दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई, उसमें सभी दलों को इनवाइट किया चीन के मुद्दे को लेकर। लेकिन वहां पर जब वो मीटिंग हुई तो कई बीजेपी के नेताओं ने ये आरोप लगाया कि चीन के प्रति कांग्रेस सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने के लिए एग्री थी, या ये कहिए कि सरकार पर दबाव बना रही थी। तो अब इस बात से आप क्या कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो इस बात को झूठ के तौर पर पेश कर रही थी, जिससे कि उन्हें बिहार और बंगाल वाले चुनाव में बेनिफिट हो गए? तेजेंद्र जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का 6 साल से ही ले लेते हैं, 6 साल से हमेशा रहा है। देश में कभी भी कुछ होता है वो जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं और राहुल गांधी तक वो आकर रुकते हैं। वो देश की सारी समस्याएं, भारतीय जनता पार्टी की सारी समस्याएं हैं, सब चीज़ें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पर उनकी शुरू होकर ख़त्म हो जाती है। देश इन चीज़ों को समझता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं कि आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब ठीक है, हम चाइना के खिलाफ चाइना के लिए बहुत ज़्यादा हमारा सॉफ्ट है, सब कुछ है। मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा चीनी निवेश किसके राजकाज में आया है? सबसे ज़्यादा चाइनीज़ राष्ट्रपति किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा आए हैं? सबसे ज़्यादा हमारे देश का कौन सा प्रधानमंत्री चाइना गया है? मुझे बताइए, पिछले 1-2 महीने से लेकर के आपने कौन सा चाइना के खिलाफ ऐसी सख्त नीति अपनाई है? हमने तो 62 लड़ा, हम हारे जीते अलग बात है, हम लड़े, हमने 67 जीता, हमने सिक्किम मिलाया उनसे, हमने अरुणाचल प्रदेश मिलाया उनसे, हमने तिब्बत में उनके कान दांत खट्टे कर दिए, हमने दलाई लामा को पूरी स्वीकारता दी। आप हमसे बोलते हैं, आप हिस्ट्री को झुटला सकते हैं, आप कभी नहीं झुटला सकते। ठीक है, लोगों के पास समय कम होता है, वो 2 मिनट की एक न्यूज़ देखते हैं, उसमें जाके अपना बना सकते हैं परसेप्शन। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, परसेप्शन का गेम बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई जो होती है वही एक कटु सत्य है और वही अटल सत्य है, वही रुकने वाली है। आप एक क्षणभंगुर तरीके से एक कांग्रेस को बदनाम करके चीज़ों को ला सकते हैं, लेकिन देश का नागरिक समझता है कि जब देश का करोड़ों आदमी सड़कों पर था तो कौन सड़क पर था उनके सहयोग के लिए? आज कोरोना आया, किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा आपको कोरोना के लिए आपको सचेत किया? चाइना का मुद्दा हुआ, किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा आपको सचेत किया? जीएसटी था, किस पार्टी ने आपको सचेत किया? हर चीज़ इस देश जानता है। जिस दिन जब देश आकलन करने बैठ जाएगा, मोदी और भाजपा भूतपूर्व हो जाएंगे। कुछ समय की बात है। मैं भी जानता हूं कि हम लोग मीडिया में बहुत ज़्यादा सफल नहीं है, हमें चीज़ों का साथ समर्थन नहीं मिल पाता। हम जो खबरें पूरा करते हैं प्रोग्राम्स को, वो माइलेज नहीं मिलता उस तरह से हमें। कोई बात नहीं है, जन जन तक जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जो दमनकारी नीतियाँ उसके खिलाफ हम लोग, ना हमारे नेता झुकने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। अच्छा, लास्ट एक सवाल है मेरा कि जो पूरा प्रकरण हुआ है, मोदी जी लद्दाख पहुंचते हैं चीन के मुद्दे पर, बिना चीन का नाम लिए वो कई वार करते हैं, उन सब का क्या बंगाल चुनाव या बिहार चुनाव पर इम्पैक्ट होगा? वहाँ पर बीजेपी निखर कर आएगी सामने? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ, मैं सही बताऊँ, मेरे देश से सबसे पहले है कांग्रेस पार्टी, भी बाद में, पहले इस देश का नागरिक हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि हर चीज़ को वो चुनाव से लेकर के चलेगी, तो ये बहुत बड़ी उसकी गलती है। मैं इस बात को जानता हूँ कि बिहार की जनता इस देश में सबसे ज़्यादा पीड़ित हुई है इस कोरोना काल में। जो लाखों करोड़ों लोग बिहार में पलायन करके पहुँचे हैं, उन सबको रोज़गार नहीं है, रोटी नहीं है, वो इस चीज़ को देखेगी। एक और बात मैं आपको बताऊं तेजेंद्र जी, मनमोहन सिंह जी जो अर्थव्यवस्था छोड़ करके गए थे, उसके झूठे भरोसे के चक्कर में इन्होंने 6 साल चला लिए लोगों को बता के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था थी। आज ये कोरोना पीरियड आया है, उस अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा गैप आ गया है।
असली परीक्षा कोरोना के बाद की है मोदी जी की, जब लोगों के पास रोटी नहीं होगी खाने के लिए। कहते हैं ना, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। राष्ट्रवाद, मोदी जी, सब हिंदू मुस्लिम सब कुछ भरे पेट अच्छा लगता है। अब जब ये रोजगार के मुद्दों पर सब चीज़ें आकलन करेगा, जब किसी के घर में बच्चे फीस मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, घर में चीज़ें चाहिएंगी, उस वक्त वो आकलन करेगा कि मुझे मोदी चाहिए या शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, और उसका वो अपने आप से कर देगा। फैसला जनता है, जनता जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।